हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले कैसे हम लोगों ने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था वो इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड उससे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ फिनॉल यानी कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल जो होता है उसका स्ट्रक्चर आप सबको जो है पता होगा कि बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन को अगर OH ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। देन फर्स्ट रिएक्शन है, अगर फिनॉल की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाए यानी कि सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये करता क्या है कि जो फिनॉल में यहाँ पे H होगा, इस H को रिप्लेस कर देगा और सोडियम आके वहाँ पे इसकी जगह पे ऐड हो जाएगा। तो अब बेंजीन रिंग में देखना है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये जो ये वाला कार्बन है इस कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं C6H5OH। ठीक है, इसको जो है समराइज कर दिया C6H5OH के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये H जो है रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से और फॉर्मेशन कर लेगा C6H5ONA। और यहाँ से जो अगर 2 मोल रिएक्शन करवाए होंगे फिनॉल के साथ, 2 मोल सोडियम बना होगा, रिएक्ट करेगा तो 2 मोल सोडियम, इसको यहाँ पे क्या है कि फिनॉक्साइड ग्रुप लगा होता है, इसको बोलेंगे कि यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एंड साथ साथ में H2 गैस जो है वो लिबरेट हो गई। सेकेंड रिएक्शन है, अगर फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो वैसी ही रिएक्शन होगी जैसे हम लोगों ने पहले देखा, बट यहाँ पे होगा क्या कि NaOH में क्या है, यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड प्लस साथ में OH निगेटिव। तो यहाँ से जो H निकलेगा इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा आके और फॉर्म करेगा H प्लस और OH प्लस मिल के वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके साथ साथ में सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर थी। फर्स्ट रिएक्शन में जब मेटल के साथ कराया है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। सेकेंड रिएक्शन में जब बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाया है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके बाद थर्ड रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि जब भी फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन करवा दिया यानी कि जिंक डस्ट के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बना लेगा। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव होगा, ये H जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो आपको करना क्या है कि फिनॉल में क्या करना है, सिंपल सा, जो आपका फिनॉल है उस फिनॉल में जिंक डस्ट ऐड कर देना है, जिंक डस्ट को ऐड करना है, यहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो वहाँ पे करना क्या है, आपको जिंक डस्ट डालना है फिनॉल में और इसके साथ साथ में जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन को आपको याद रखना है कि जब जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है फिनॉल में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर बेंजीन की रिएक्शन करा दी जाए NH3 के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे देखना कि जो NH3 है यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा उस फॉर्मेशन को समझते हैं कि कैसे ये फॉर्म हुआ होगा। फिनॉल जो है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, NH3 क्या है, ये बेस, यहाँ पे NH3 में 3 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो ZnCl2 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ZnCl2 यहाँ पे लेविस एसिड के तरीके से एक्ट कर रहा है। लेविस एसिड के तरीके से एक्ट करने का मतलब है यहाँ से H प्लस जो है वो, यहाँ से हमें एक H को निकाल देना है। जैसे ही एक H निकलेगा यहाँ से NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से NH2 निगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H प्लस इस लोन पेयर के साथ आके अटैक करेगा, लोन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा। फिर ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर जो है एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा।
देन इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस NH2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि C6H5 एंड NH2 जो है, यानी कि अगर सिंपल वे में अगर बात करें तो यहाँ से एमीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर फिनॉल से हमें एमीन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन करवानी होगी, हमें बेसिक रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देनी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, C6H5 का मतलब देखिए, इधर देखिए फिर से, हाँ देखिए बोर्ड पे आके समझते हैं इसको। ये है हमारा बेंजीन। एक डाउट है कि C6H5 वहाँ पे कैसे लिखा गया। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन को हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं? बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 5। देखिए जितने कार्बन हैं इस पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जब भी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट आपको ना लग रही हो, देखिए यहाँ पे इसे कार्बन है तो पहले जब हाइड्रोजन नहीं था, इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, तो ऐसे लग रहा होगा आपको एक बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड, यानी कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है कि कम है कार्बन पे, तो वहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, इसका मतलब है वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट करो, कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हैं। तो बेंजीन को क्या बोला जाता है? C6H6। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? यहीं से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया है? OH ग्रुप। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? काउंट करके बताना नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5, यही वाले हाइड्रोजन 1 2 3 4 5। C6H5 एंड इसके साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। तो फिनॉल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C6H5OH। ओके, तो यहाँ से पॉइंट समझ में आया कि C6H5 क्यों हमने वहाँ पे लिखा है। अब आते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको समझ में आई होगी कि अगर हमें फिनॉल से प्रिपेयर करना है एमीन का, बेसिकली एनिलीन, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एनिलीन। एमीन है पर इसका जनरल नाम, अगर जनरल नेम की बात करें तो वो हो जाएगा एनिलीन। अगर आपको फिनॉल से एनिलीन का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना होगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अभी जस्ट आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका एल्कोहल होता है, सपोज C ले लिया यहाँ पे CH3 CH2OH। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन जस्ट हमने कराई थी PCl5 के साथ, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो क्या हुआ था? यहाँ से OH ग्रुप लीव कर गया था और CH3 CH2 एंड यहाँ से एक Cl आके इसके साथ ऐड हो गया था और हैलो एरेंस का फॉर्मेशन हो गया था। एल्काइल ग्रुप यानी कि एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था। हुआ क्या था? OH ग्रुप यहाँ से हट गया एंड क्लोरीन ग्रुप आके ऐड हो गया। जस्ट सेम यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है? OH ग्रुप है फिनॉल में, फिनॉल का जो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है। उसकी रिएक्शन जैसे ही PCl5 के साथ यहाँ पे कराएंगे तो ये क्या करेगा? OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे क्या ला के ऐड कर देगा? Cl ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा C6H5,
तो यहाँ से C6H5 हो गया और OH की जगह पे Cl ग्रुप आके ऐड हो गया। तो अगर आपसे रिएक्शन बोला जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो ये होगा C6H5 एंड Cl, यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका जनरल नेम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो आपका जो जनरल नेम है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन। कन्वर्जन आपसे पूछेंगे हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करा देनी है और फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का। तो ये स्टेप समझ में आया, ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एसाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन, इस यहाँ पे देखना कि बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जो है आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवानी है CH3C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पे देखना ये एक तरीके का क्या है, यहाँ पे बेसिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं, एसिड की डेरिवेटिव होते हैं, और ये जो रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन को जो है PY से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन फर्स्ट रिएक्शन में। तो हुआ क्या है कि एसिड की रिएक्शन अगर करवा रहे थे अल्कोहल के साथ तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था, जब भी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो वहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी में हमने देखा था अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी एसाइल क्लोराइड के साथ तो फॉर्मेशन हुआ था एस्टर का, प्लस साथ साथ में बाई प्रोडक्ट बना था। तो यहाँ भी देखना कि यहाँ पे क्या होगा कि ये OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ है, पहले से उसके पास क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। देन फिर यहाँ से रिएक्शन हुआ है एसाइल क्लोराइड के साथ CH3CO CH3, ओके। तो ये क्या करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये एस्टर का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, प्लस इसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट। तो आपको क्या रखना है कि जब भी फिनॉल की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आपका एस्टर बना, या फिर इसी को ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका ये क्या था, इथाइल एसाइल डेरिवेटिव, ठीक है, एल्काइल एसाइल डेरिवेटिव, ये क्या है आपका एराइल एसाइल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन क्या है, सेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ था कि CH3 की जगह पे C6H5 आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, CH3 की जगह पे सेकंड रिएक्शन में क्या करना है, C6H5 को डाल देना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा C6C डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ साथ में C6H5। जहाँ पे CH3 को ऐड किया है, यहाँ पे CH3 था, वहाँ पे C6H5 की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। ये दोनों स्टेप की रिएक्शन समझ में आया। देन थर्ड रिएक्शन है आपका, थर्ड रिएक्शन सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तब इस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी रिएक्शन है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे देखना है ऐसे कि फिनॉल है, ये फिनॉल है। सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन हुई फिनॉल की। जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्शन हुई है तो फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया होगा। फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड और H+ जो है आपका वो बाई प्रोडक्ट निकल गया। देन सेकेंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे CH3I का एडिशन है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या है, CH3I ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है और यहाँ पे
आयोडीन प्रेजेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaI, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CH3 और यहाँ पे O, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो बन जाएगा बेंजीन रिंग OCH3। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि कैसे इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि आपकी थर्ड रिएक्शन ये जो लिखी हुई है ये किस तरीके से होती है। इसके बाद ये जो दोनों रिएक्शन हैं ये आती हैं आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों रिएक्शन को मार्क कर लो और इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रिएक्शन है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। और दूसरा, इन दोनों रिएक्शन में हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होता है, एक में देखना Br2 की रिएक्शन करवाई हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि इसको सिंपल सा बोल सकते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई है, ब्रोमीन वाटर के साथ। एंड सेकंड जो रिएक्शन है उसमें क्या करवाया गया है कि ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। CH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है ये होता है आर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसको या तो आर्थो पोजीशन पे ऐड करेगा या तो पैरा पोजीशन पे लाके ऐड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है बिल्कुल माइंड में से बिठा लेना कि जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है कि आर्थो ऐड पैरा पोजीशन पे तो ऐड करवाता है, लेकिन वो जितने भी आर्थो पोजीशन होते हैं और जितने भी पैरा पोजीशन होते हैं सब पे ब्रोमीन को ऐड करवा देता है। और जो आपके प्रोडक्ट है ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं Br2 वाटर के साथ, तो ये अभी यहाँ पे देखना OH है एंड यहाँ पे ये पोजीशन भी आर्थो है और ये पोजीशन भी आर्थो है एंड ये पोजीशन हमारी क्या है, पैरा पोजीशन है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, इस आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड कर देता है और इस आर्थो पोजीशन पे भी ब्रोमीन को ऐड कर देता है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन को ऐड कर देता है, यानी कि तीनों पोजीशन पे एक साथ ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं। यहाँ से Br ऐड हो गया, Br ऐड हो गया एंड Br। तो इसे क्या बोलते हैं, अगर इसको जनरल नेम की बात करें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इसे बोलेंगे 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, इसके बाद 5 पे है एंड 2 पे है एंड 4 पे है एंड 6 पे है, तो बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन समझ में आई। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करवानी है तो वहाँ पे जितने भी आपके पास आर्थो पोजीशन है यानी कि सेकंड पोजीशन एंड 6th पोजीशन, वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड कर देना है एंड पैरा पोजीशन यानी 4th पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड कर देना है। अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि फिनॉल हमारा क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे सेलेक्ट करता है, या तो अगर CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो या तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या तो पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट आपके बनते हैं, एक तो आर्थो प्रोडक्ट बन जाता है कि आर्थो पोजीशन पे ऐड हो गया है, और दूसरा पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है यहाँ पे कि पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब अगर ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई हों तो इसमें करेक्टराइज करना हो कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाना हो या सिर्फ और सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट बनाना हो, वहाँ पे कौन सी रिएक्शन में करानी होगी, वहाँ पे ब्रोमीन की रिएक्शन CH2 के साथ करानी है। अगर आपको तीनों पोजीशन पे Br को ऐड कराना है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। हाँ, Br2 जो है वो, हाँ, वो क्या करता है, अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो भी हाइड्रोजन्स होते हैं नेचुरल फॉर्म में अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे Br2
ब्रोमीन को Br2 लिखा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो जब भी जो है फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या क्या करता है, यहाँ से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और यहाँ से NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। ये NO2 पॉजिटिव रिएक्ट करता है आके फिनॉल के साथ, और फिनॉल की टेंडेंसी क्या है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं उनको आर्थो एंड पैरा पोर्शन पे लाके ऐड कर देगा, पर ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। इस वजह से ये क्या करता है कि जितने भी पोजीशन होते हैं, ठीक है, आर्थो जितने भी पोजीशन होते हैं वहाँ पे NO2 ग्रुप को ऐड करवा देता है और पैरा पोर्शन पे लाके NO2 ग्रुप को ऐड करवा देता है और बनाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसी को बोलते हैं TNP, ठीक है, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, रिएक्शन समझ में आई होगी कि हुआ क्या है कि अगर फिनॉल का नाइट्रेशन करना है हमें तो वहाँ पे क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। ये क्या है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब है SO3H ग्रुप का ऐड होना, SO3 ग्रुप का ऐड होना। अब यहाँ से देखना कि जो H2SO4 है ये क्या करता है, सल्फोनेटिंग एजेंट है, SO3 ग्रुप को जो है ऐड करवाता है, और जो OH ग्रुप है ये क्या है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल पे पैरा पोर्शन पे ऐड किया एंड एक मॉलिक्यूल पे आर्थो पोर्शन पे ऐड किया, तो इसको बोलेंगे पैरा सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, एंड उसको बोलेंगे आर्थो सल्फोनिक एसिड ऑफ फिनॉल, ठीक है। आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे जब आपका सल्फोनेशन होगा, एंड नाइट्रेशन होगा तो एक ही मॉलिक्यूल के तीनों ग्रुप पे NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, वहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों रिएक्शन, इसमें से ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली रिएक्शन भी कभी कभी पूछी जाती है, पर ये वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके पहले जो हमने लोगों ने ये जो दोनों रिएक्शंस देखी हैं, ये दोनों रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अल्टरनेट ईयर में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि इसमें जो हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाता है, इस वजह से इन रिएक्शंस को पूछे अल्टरनेट ईयर में पूछ लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है, अब यहाँ से कुछ नेम रिएक्शंस हैं, उन नेम रिएक्शंस को समझना, ठीक है। पहली नेम रिएक्शन है कोल्बे-सिमिट रिएक्शन। जो कोल्बे-सिमिट रिएक्शन होती है उसके रिएजेंट को समझना। फिनॉल की रिएक्शन जब कराते हैं NaOH एंड CO2 के प्रेजेंस में, जहाँ भी आपको रिएक्शन मिल जाए कि फिनॉल की रिएक्शन हो रही है NaOH एंड CO2 के साथ, वहाँ पे आप लोग समझ जाना कि कोल्बे-सिमिट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जहाँ भी ये आपको मिल जाए NaOH CO3, इसका काम क्या होता है, जो CO2 ग्रुप होता है सबसे पहले क्या करता है, ये जो है CO2 फिनॉल के साथ रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से सबसे पहले NaOH को डालते हैं। NaOH क्या करता है, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। अब ये ग्रुप क्या है आपका ब्लॉक हो गया। जब ये ग्रुप ब्लॉक हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन क्या होती है, CO2 की रिएक्शन। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से एक H लगा होगा, ये एक H यहाँ से निकलेगा, जैसे ही H निकलेगा यहाँ से तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। ये H निकला यहाँ से और इस बॉन्ड ने ब्रेक किया, ये H जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये जो है जैसे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो एक बॉन्ड इसके साथ ही बनाना है अभी कार्बन के साथ। देखिए फिर से इसको समझना थोड़ा सा क्लियर वे में, जो आपका CO2 है CO2, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को समझना, यहाँ से जो H है इसने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ से H प्लस निकला, ये H प्लस जाके O नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे
कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ, तो यहाँ से बनाएगा C और यहाँ पे बना हुआ है ONA एंड यहाँ से C, ये वाला कार्बन हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है एंड ये बॉन्ड जो है टूटा तो सिंगल बॉन्ड हो गया एंड यहाँ से जो H निकला था इसने आके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये समझ में आया कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा इसका। एंड अब जब इस रिएक्शन को फिर से इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे। जैसे ही एसिड डालेंगे ये आपका फिर से एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी और एक्सचेंज रिएक्शन होने पे OH में कन्वर्ट हो गया और साथ साथ में यहाँ पे COOH बन गया। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये भी क्या है, एसिड ग्रुप है, इसने क्या किया होगा, एक H+ यहाँ पे दे दिया होगा और Na+ यहाँ पे आ जाए। ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑर्थो। अब यहाँ पे ये जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें जो एसिड ग्रुप होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एंड OH ग्रुप की प्रायोरिटी कम हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो नाम होगा इस इतने को बोलेंगे बेंजोइक एसिड एंड इसके आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। इसी को अगर जर्नल वे में नाम लिखें तो होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि हाउ टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन फिनॉल से कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, कोलबे रिएक्शन करवानी है, NaOH एंड CO3 की रिएक्शन करवानी है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे सेकंड ट्विस्ट है कि सेकंड रिएक्शन में पूछ लें सैलिसिलिक एसिड की बजाय सैलिसिल्डिहाइड बनाइए। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड का मतलब है ये जो एसिड ग्रुप है ये एसिड ग्रुप ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, CHO ग्रुप। ये देखना CHO ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है तो इससे बोला गया सैलिसिल्डिहाइड। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, सेकेंड रिएक्शन आती है और ये रिएक्शन होती है राइमर-टीमैन रिएक्शन। क्या होती है, राइमर-टीमैन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है और उसमें से ये वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर-टीमैन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बनता है, आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कि राइमर-टीमैन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है, कार्बीन। ठीक है, ये क्या है हमारा, कार्बीन, और यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट हैं तो डाइक्लोरो। तो जो आपका राइमर-टीमैन रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। यही रिएक्ट करता है जाके इस ग्रुप के साथ, यहाँ पे आके रिएक्ट कर लेता है और जैसे ही रिएक्ट करता है यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से एक Cl निकलता है, एक OH के साथ बॉन्ड बनाता है आके, दूसरा Cl निकलता है, दूसरा OH आके बॉन्ड बनाता है, उसके बाद बॉन्ड जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे CHO ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। देखना एक स्टेप और देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म हुआ होगा, उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लेना कि यहाँ पे स्टेप में किस तरीके से मैकेनिज्म हुआ होगा। ओके, देखना जैसे ये फिनॉल प्रेजेंट है, अभी इसमें हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, फिनॉल है। यहाँ से जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बना था, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, यहाँ पे H होगा, वो H निकल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाया, जैसे ही डाइक्लोरोकार्बीन के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे ये CCl2 बना लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, KOH डाला है। ठीक है, जैसे ही KOH डाला है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl को रिमूव करेगा एंड सेकेंड मोल रिएक्ट करेगा तो सेकेंड मोल यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा OH COH एंड OH। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। देन ये क्या करेगा, अब इसको थोड़ा सा समझना, ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हुआ क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे होते हैं तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। जैसे ही स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से
बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे ही इसने बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये समझ में आया। एंड देन ये इस तरीके से मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे ये OH माइनस मूव कर गया एंड यहाँ पे बन गया पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से बन गया C डबल बॉन्ड O एंड OH एंड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट जो था वो मिल गया, प्लस साथ साथ में अब H प्लस डाला है, ये OH माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का, जो बाई प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए था, एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऐड कराना। किस तरीके से वहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐड हुआ होगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म को समझ में आई। इंटरमीडिएट आपसे जब भी पूछेंगे क्वेश्चन में, तो इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा हमारा, डाइक्लोरो कार्बिन, ठीक है। ये डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर जनरल उसको जो है जब कार्बन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उससे बोलते हैं कार्बिन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन, जनरल नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया गया है तो वो क्या करेगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऐड कर देगा। लेकिन यहीं पे अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते तब क्या होता, यहाँ पे 2, 4 एंड 6 तीनों पोजीशन पे जो है यहाँ पे N2 ग्रुप को ऐड कराता। देखिए ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन दोनों, देखिए यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एसिड बनाया है, जिससे क्या हुआ है कि तीनों पोजीशन पे आके यहाँ पे NO2 ग्रुप ऐड हो गया है। बट इस रिएक्शन में क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला गया है। तो यहाँ पे क्या बना, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। अब इस आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट में से अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, आर्थो स्टेबल होगा या फिर पैरा स्टेबल होगा, तो क्या आंसर आना चाहिए कि आर्थो स्टेबल है या फिर पैरा स्टेबल है। देखो होता क्या है कि जनरली ये आर्थो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में जो है बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल पे 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इससे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये क्या कर सकता है, स्किप भी कर सकता है, बट यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप नीचे लगा हुआ है, OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है। दूसरा इसी तरीके से फिनॉल दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसी का, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी ये क्या होगा कि ये आसानी से लीव नहीं करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे समझना कि अगर आप अपने ही हाथ से अपना हाथ पकड़िए तो कोई आके इस हाथ को ब्रेक छुड़ा सकता है, लेकिन अभी आपका हाथ कोई आपका फ्रेंड पकड़ ले और मजबूती से पकड़ ले, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड का मतलब है उसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो भी सिमिलर क्लास में होगा, ठीक है, सिमिलर चैप्टर पढ़ रहे होंगे वो सब भी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है, यानी कि सेम प्रोडक्ट ही हैं, एक ही क्लास के आप लोग मॉलिक्यूल हो। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों दोस्तों ने आपस में बॉन्ड पकड़ लिया। अब तीसरा कोई आएगा, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कराना होगा तो वो क्या करेगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा एनर्जी की देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे बढ़ गई है। तो पैरा पोजीशन जो होता है, पैरा जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और स्टेबल प्रोडक्ट होता है। देन लास्ट रिएक्शन है, और ये लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये लास्ट CBSE का जो पेपर हुआ था उसमें ये रिएक्शन पूछी गई थी कि फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं
Na2Cr2O7 के साथ, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, तब क्या होता है, तो जनरली बेंजोक्विनोन बनता है। अब ये बेंजोक्विनोन कैसे बना होगा उसको समझिए। यहाँ पे Cr2O7 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि पैरा पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है, पैरा पोजीशन है, इस पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है, और ये जो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ये रीअरेंज हो जाते हैं, और जैसे ही डबल बॉन्ड रीअरेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ से ये H+ लीव कर जाता है, ये बॉन्ड इस तरीके से मूव करता है, ये बॉन्ड इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और क्लियर वे में समझते हैं तब ज़्यादा जो है समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ये रिएक्शन है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में ये पूछी गई है CBSE में, तो ICSE बोर्ड में भी ये पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें देखना कि फिनॉल होगा, इसको और बॉन्ड को ब्रेक करके जो है लिख लेते हैं। ये है OH। सबसे पहले जैसे ही ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो एक काम ऐसा समझना कि यहाँ से समझने के लिए समझना कि यहाँ से अगर यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन हो जाए, ठीक है, OH ग्रुप का एडिशन हुआ यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है यहाँ पे, तो ऐसे समझना कि ये हुआ क्या होगा कि ये बॉन्ड इस तरीके से मूव किया होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से मूव किया होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से मूव किया होगा, एंड ये बॉन्ड इस तरीके से मूव कर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट समझ में आया कैसे जो है इन डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसकी मैकेनिज्म अगर समझना है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म इसकी पूरी फिर हमें लिखनी पड़ेगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन ये हुई होगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इतना आपको माइंड में रखना है कि जब भी सोडियम डाइक्रोमेट के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, वहाँ पे आपको बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, CBSE में पूछी हुई रिएक्शंस है, तो ICSE बोर्ड में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अल्टरनेट ईयर में तो कुछ ही रिएक्शंस होती हैं जो पूछते हैं। ठीक है, तो फिनॉल चैप्टर की कुछ रिएक्शंस हमने बताई जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन हैं। ओके, तो आज जो है हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा जो है फिनॉल का। अब यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे है हमारा कि अगर अल्कोहल को हमें सेपरेट करना हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को हमें जो है सेपरेट करना हो, तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसमें आते हैं डिफरेंट टेस्ट। उन टेस्ट से हमें जो है सेपरेट करना होता है। तो जो पहला टेस्ट होता है वो होता है लुकास टेस्ट। तो इसमें भी आपसे कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लुकास रिएजेंट, और वो आपसे ऑप्शन देते हैं कि व्हाट इज़ द लुकास रिएजेंट। तो जहाँ भी आपको HCl एंड ZnCl2 मिल जाता है, इससे ही बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। HCl एंड ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। अब देखते हैं कि यह करता क्या है। अब ये जो होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए होता है। अब किस तरीके से होता है उसको समझिए। अल्कोहल के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। पर कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन, जनरली होता क्या है कि अगर लुकास रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं टर्सरी अल्कोहल के साथ, तो टर्सरी अल्कोहल जो होता है, अगर टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में टर्सरी अल्कोहल लिया और वहाँ पे HCl एंड ZnCl2 उसमें ऐड किया, अगर उस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है समझ में आता है, प्रेसिपिटेट टाइप की चीज़ें। ठीक है, वो जो प्रेसिपिटेट अगर तुरंत बन रहे हैं, टर्बिडिटी, उसमें टर्बिडिटी होता है ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, वो अगर इमीडिएट हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो हमारा टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो टर्बिडिटी जो है कुछ
टाइम टेक करता है, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो टर्बिडिटी आती है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होगा। लेकिन आपने उस टेस्ट ट्यूब में HCl एंड ZnCl2 को ऐड कर दिया है, टर्बिडिटी नहीं आ रही है। कूल कंडीशन में यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशन पे वहाँ पे टर्बिडिटी नहीं आ रही, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। बट अगर उसी टेस्ट ट्यूब को आप हीट कर दे, थोड़ा सा हीट करने का मतलब इसे वार्म करेंगे तो हल्की हल्की सी टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी इंडिकेट करता है, अगर हीट करने पे टर्बिडिटी देता है तो इंडिकेट करता है कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर कूलिंग कंडीशन में टर्बिडिटी नहीं देता है, वो चाहे आप 1 घंटे रुकें 2 घंटे रुकें या फिर 1 दिन 2 दिन, ठीक है, वो टर्बिडिटी उसमें नहीं आएगी, तो वो इंडिकेट करता है वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया जहाँ से आपको अल्कोहल को टेस्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट को लेना है, अल्कोहल जो आपको टेस्ट ट्यूब में दिया जाए उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो एंड अब नेक्स्ट मेथड है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, यानी कि आइडोफॉर्म का अगर प्रिपरेशन हो जाए, अगर कहीं से आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन हो जाए। आइडोफॉर्म क्या होता है कि अगर CH(X3), X यहाँ पे क्या होगा आपका आयोडीन होगा, जनरली इसको लिख देंगे CHI3, इसी को बोलेंगे आइडोफॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आइडोफॉर्म। अगर इसका फॉर्मेशन हो जाए तो यानी कि वो टेस्ट हमारा दे रहा है। अब होता क्या है, कैसे होती है रिएक्शन उसको समझना। कोई हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और वो उस रिएक्शन को करवाना है I2 एंड NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, वो उस रिएक्शन को हमें करवाना है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो वो क्या करता है, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, प्लस साथ साथ में उसके बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो मेन क्या है हमारा आइडोफॉर्म, लेकिन ये कौन सा अल्कोहल देता है कौन सा अल्कोहल नहीं देता है, उस कैटेगरी में अगर कैटेगराइज करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो कि प्राइमरी अल्कोहल देगा सेकेंडरी अल्कोहल देगा, तो जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, I2 एंड NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, रिएक्शन को हीट किया तो रिएक्शन नहीं हुई। अगर रिएक्शन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल वहाँ पे रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन वहीं पे टर्सरी अल्कोहल ले लिया जाए, ये क्या है हमारा टर्सरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी की बात कर लिया हमने, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, एक कार्बन है, कार्बन से 1 कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है, वो येलो प्रेसिपिटेट होता है आइडोफॉर्म का, तो वहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि वो जो रिएक्शन हुई होगी वो रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। बट टर्सरी के साथ ये रिएक्शन नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी भी नहीं देगा, बेसिकली आपकी रिएक्शन ये सेकेंडरी अल्कोहल को करेक्टराइज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमें फिनॉल को टेस्ट करना हो कि फिनॉल इसमें प्रेजेंट है या नहीं, फिनॉल है या फिर अल्कोहल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट होता है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल को अगर टेस्ट करना है कि रिएक्शन में फिनॉल प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या करना है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करना है। अब फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3 को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयरन आपका जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसे बोलते हैं फेरिक, और जहाँ पे Fe2 पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो वायलेट कलर होता है। अगर फिनॉल की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ कराया और यानी कि सिंपल सा आपको टेस्ट करने को दे दिया जाए कि आपको नहीं पता है कि फिनॉल है या फिर उसमें नहीं है फिनॉल, आपको टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया सोल्यूशन और आपसे कहा जाए कि टेस्ट करो इसमें फिनॉल है या फिर फिनॉल नहीं है, तो आपको करना क्या है, FeCl3 को ऐड करना है। जैसे ही FeCl3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें वायलेट कलर आ रहा है,
इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। इस कॉम्प्लेक्स का बनने का मतलब है ये फिनॉल की प्रेजेंस को शो कर रहा है, यानी कि इसमें क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है। अगर इस रिएक्शन में फिनॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वायलेट कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, वायलेट कलर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल कैसे सेपरेट करेंगे, FeCl3 के साथ रिएक्शन करा के। तो आई होप ये सब चीज़ें जो है आपको फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस एंड कैसे जो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे एंड फिनॉल एंड अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक होगा ईथर। ईथर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके प्रिपरेशन के मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।